हेलो डियर, मैं हूं उदय परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आपको मैं अपने चैनल पे एक बार फिर जो है वेलकम करता हूं। आज मैं जो है एक और लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है वो अभी कंटिन्यू है। और इसका लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो किया था इंट्रोडक्शन ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ये धरती पे जो ज़िंदगी है इनके लिए वो कितनी हैं, कौन सी हैं और कौन सी लेवल में कौन से जानदार जो है आ जाते हैं, और उन लेवल की जो है वो स्ट्रक्चर और टेक्सोनॉमिक सीक्वेंस कौन सी है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम इस लेक्चर में जो है वो यूनिसेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है डिस्कस करेंगे। और इस लेवल में हम जो है वो एमेबा जो एक इस लेवल का एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है उसको हम लेके डिस्कस करेंगे। एमेबा की सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं बॉडी की, लाइफ की, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो शीट है ये मेरे एक अच्छे स्टूडेंट हैं नाइन्थ क्लास के मिस्टर सुजल मल्होत्रा, उन्होंने प्रिपेयर की है और ये सारा उनका काम है। और इस शीट को जो है हम अपने लेक्चर में जो है एज अ सोर्स ऑफ लर्निंग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप मिस्टर सुजल कुमार के काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप उससे कमेंट बॉक्स में सुजल के नाम के साथ आप उससे जो है कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम इस यूनिसेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जनरल पॉइंट्स हैं इस लेवल की वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो है स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली पॉइंट ये है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन कंटेन ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सारे जानदार आ जाते हैं वो सारे एक सेल के होते हैं। दूसरी बात ये है इसके अंदर these organisms carry out their all activity on the single cell like digest the food, respire, excrete, move etc. ये जो इस लेवल या इस ऑर्गेनाइजेशन के जो जानदार हैं वो अपनी सारी जिंदगी के जो काम हैं वो सारे अपने सेल पे कराते हैं। और जैसे कि फूड को डाइजेस्ट करना, रेस्पायर करना, एक्सक्रिएट करना, मूव करना, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं ये जानदार अपने सेल से जो है परफॉर्म करते हैं। थर्ड पॉइंट वो ये है कि इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जानदार आ जाते हैं उसमें एमेबा, पेरामेशियम, बैक्टीरिया, यूग्लेना, ऐसी बहुत सारे जो जानदार हैं एक सेल वाले जो इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन एमेबा। एक जो ऑर्गेनिजम्स हम इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लेके डिस्कस कर रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं, उसकी बनावट, उसकी लाइफ, वो उसकी रिहाइश एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक ऐसे जानदार का जिससे आप में भी फैमिलियर हों। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो एमेबा प्रोटियस है। इसकी सबसे पहली इंट्रोडक्शनल पॉइंट ये है, इट इज फाउंड इन द पोल्स, पॉन्ड एंड स्टैग्नेट वाटर। इससे ये मुराद है कि ये जो जानदार है ये सबसे पहले इस हमारे धरती के अंदर कहाँ पे कौन सी रिहाइश में पाया जाता है। तो ये जो पोल्स होते हैं, पॉन्ड्स, ऐसे जो पानी खड़ा हुआ होता है कहीं पे, इनमें ये जो है ये पाया जाता है। दूसरी पॉइंट इसकी इंट्रोडक्शनल ये है कि इट्स शेप इज इर्रेगुलर एंड इट्स साइज इज 0.25 मिलीमीटर। एमेबा जो जानदार हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी शेप जो है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब है इसकी कोई भी शेप नहीं है। जैसा मैं बोलूँ सर्कुलर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगुलर, ऐसी कोई भी शेप नहीं है। ये कब कौन सी शेप में वो पता नहीं चलता। और इसकी बॉडी की जो हाइट है या इसका जो बॉडी की जो कद काठी है वो 0.25 जो है मिलीमीटर है और ये माइक्रोस्कोपिक साइज है। हमें जो हमारी नेक्ड आई है इससे ये नज़र नहीं आएगा। और थर्ड जो इंट्रोडक्शनल पॉइंट है वो ये है कि यूनिसेल्युलर है, एक्वाटिक है, लिव्स इंडिपेंडेंट लाइफ। ये पानी में रहता है अपनी पूरी जिंदगी और इंडिपेंडेंट लाइफ जो वो बसर करता है। इसका मतलब ये कि ये अपनी ज़िंदगी के काम के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी अपनी ज़िंदगी काम काज सारे अपने ही सेल पे जो है सारे परफॉर्म करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म की वो है इस जानदार की स्ट्रक्चर, कि ये जानदार जो है ये किस हिसाब से बना हुआ है।
तो एमेबा जो है इसकी बॉडी जो मुश्तमिल है या बनी हुई है उसमें ये चीज़ें आ जाती है, जैसे कि ये एक सेल पे मुश्तमिल है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, फूड वैक्यूल आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रियो आ जाता है, और ऐसे बहुत सारे अदर ऑर्गेनल हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें इसकी जो है वो स्ट्रक्चर में आती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि इसकी कौन सी स्ट्रक्चर, कौन से काम जो है लाइफ के जो है वो परफॉर्म करती है। एमेबा के बॉडी के पार्ट्स या आप सेल्यूलर पार्ट्स या ऑर्गेनल कह सकते हैं, सेल के पार्ट्स जो है वो या बॉडी के, और उनके काम जो है वो सेकंड पार्ट में रखें। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एमेबा के जिस्म में जो है वो क्या काम करती है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है सबसे पहला काम ये है कि प्रोडक्शन करना बॉडी की, और बॉडी को जो है वो शेप देना। बॉडी की जो भी अरेगुलर शेप है, जो भी शेप है ये आप देख रहे हैं, ये एमेबा की जो भी आप शेप देख रहे हैं जो एक अरेगुलर शेप है, ये सेल मेम्ब्रेन की जो है बदौलत है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये काम सेल मेम्ब्रेन का है। गैसियस एक्सचेंज जो एक इम्पॉर्टेंट काम है, ये सेल मेम्ब्रेन से जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाद फ्लूइड पार्ट या लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी है या सेल, और इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। साइटोप्लाज्म जो है ये टू इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टो का वर्ड है आउटर, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। मसलन के साइटोप्लाज्म का जो बाहर वाला हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ही करीब इनरली, उसे हम जो एक्टोप्लाज्म कहते हैं, उसे जेल भी कहते हैं। जेल का मतलब ये है क्योंकि ये शफाफ है। आप देख लें ये जो आपको इस कलर का ये जो सेल मेम्ब्रेन के बाद ये आउटर पार्ट जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके बाद ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ये एक्टोप्लाज्म है। इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल एक शफाफ है और इसलिए इसे जेल भी कह सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, एंडोप्लाज्म, उसे हम सोल, इट मीन्स के वो एक ग्राउंड सब्सटेंस लाइक है, वो डर्टी है क्यों, और वो ये जो है ये सारा पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्म का है, ये सारा इनर पार्ट। इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल, गैसियस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वेस्ट प्रोडक्ट, फूड मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें जो है वो इस एंडोप्लाज्म में जो है वो आ जाती है। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में कौन सी चीज़ें एमेबा के पास सेल्यूलर ऑर्गेनेल कौन से हैं। तो सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो बॉडी के कौन से काम कंट्रोल करता है, तो जैसे हमारा ब्रेन बॉडी का हेड है, ऐसे एमेबा के अंदर जो है वो ये कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज एज अ ब्रेन। इसे आप बॉडी का रेगुलेटर और कंट्रोलर भी कह सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का काम है फूड को स्टोर करना और उसके बाद उन्हें जो है वो डाइजेस्ट करना। ये सारी चीज़ें जो है ये फूड वैक्यूल की है। फूड वैक्यूल टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब ये जब तक ये फूड के जो मॉलिक्यूल हैं वो हैं तब तक ये हैं, जब वो ख़त्म हो गए तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे, तो इस हिसाब से ये टेम्परेरी है। एंड फॉर्म बाय सेल मेम्ब्रेन। और ये फूड वैक्यूल जो है ये सेल मेम्ब्रेन की बदौलत से बने, क्योंकि फर्ज करें एमेबा के जिस्म के बाहर जो मॉलिक्यूल है वाटर में, वो मॉलिक्यूल जब सेल मेम्ब्रेन की थ्रू जो जब अंदर मूव करते हैं बॉडी के इनसाइड जो है ट्रेवल करते हैं, तब ऐसी कुछ जगहें बनती है उन फूड के मॉलिक्यूल को ट्रैप करने के लिए। ऐसी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी है जिन्हें हम सेडोपोडिया कहेंगे, फॉल्स फीट। ये सेडोपोडिया जो है ये उस मॉलिक्यूल को जो है वो सराउंड करके और उसके सराउंड में एक जो है मेम्ब्रेन बना के उसे वैक्यूल की शेप देके उसे जो है बॉडी के अंदर जो है वो छोड़ देंगे। तो जब तक वो मॉलिक्यूल उस के अंदर हैं तब तक वो फूड वैक्यूल है। जब वो डाइजेस्ट होके मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाएंगे तो वैक्यूल भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो है वो टेम्परेरी है। ये जो फूड मॉलिक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन की मदद से अंदर आते हैं, इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल, यहाँ बॉडी का पार्ट,
वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, वैसे तो आप ऐसा समझ ले कि बॉडी की जो वेस्ट या एक्स्ट्रा वाटर है उसे एक्सक्रिएट करता है। मैंने भी ऐसा ही लिखा है, रेगुलेट द वेस्ट एंड एक्स्ट्रा इनकमिंग वाटर। एमेबा aquatic है, पानी के अंदर रहता है, तो पानी इसके अंदर जो है वो बाहर वाला जो है वो अंदर मूव करता ही रहता है, तो वो एक्स्ट्रा पानी जो आ रहा है उसे हैंडल करना इसका काम है। इसके अलावा कितनी चीजें जो है वो बॉडी के अंदर रहें और कितनी चीजें जो है वो बॉडी से बाहर निकलें, ये भी इसके कंट्रोल में है। तो इस हिसाब से इससे हम ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेल भी जो है वो कह सकते हैं। इसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल एक होता है, इसके अंदर वो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है जो डाइजेस्टेड मटेरियल होगा उससे जो है वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में जो है डेवलप कराना, ये काम जो है रेस्पिरेशन का ये माइटोकॉन्ड्रिया का है और माइटोकॉन्ड्रिया हैंडल करता है। इसके बाद लास्ट स्टेज आ जाता है कि सबसे पहले जो है एमेबा रिप्रोड्यूसेस इन टू वेज, एक फेवरेबल कंडीशन और दूसरी अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब ये कि एमेबा जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ पे जो है वो फूड मॉलिक्यूल या इसकी जो एग्जिस्ट करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वहाँ पे पूरी हो रही है तो वो है फेवरेबल कंडीशन। अगर वहाँ पे हालात सही नहीं है पानी में फूड के हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन। अगर जैसी भी कंडीशन हो, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो एमेबा बाइनरी फिजन के जरिए रिप्रोडक्शन करता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है जो इसके वजूद या इसकी जो लाइफ के सर्वाइव के लिए अच्छी नहीं होती, तब एमेबा मल्टीपल फिजन में जो है वो डिवाइड होता है और जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। अब बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि एमेबा जब हालात अच्छे होते हैं तब ये अपनी पूरी पीक पे जो है वो जाके अपनी पैदाश करता है। मसलन कि ये इस अपनी उम्र जो है, एज जो है इसकी लास्ट वो जितनी बड़ी हो सके वहाँ पे जाता है। फिर जब इसकी बॉडी बहुत ही ओल्ड हो जाती है तब ये जो है अपने आप को दो हिस्सों में, पहले न्यूक्लियस फिर अदर ऑर्गेनेल को डिवाइड करते दो हिस्सों में और पूरी बॉडी को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। पर जब हालात सही नहीं होते, अनफेवरेबल होते हैं, चाहे टेम्परेचर अच्छा ना हो, तब एमेबा जो है अपनी डेथ कबूल करने से अच्छा है कि वो जो है एक मखसूस जगह पे जाके अपनी स्फेरिकल शेप बना लेता है, मसलन के गोल, और उस पे एक जो है नॉन लिविंग जो है मैटर की एक शील्ड बना लेता है बॉडी के ऊपर, जिसे हम कहेंगे साइस्ट। और उस साइस्ट के अंदर जैसे वो साइस्ट बन जाती है तो एमेबा का न्यूक्लियस जो है वो मल्टी जो है वो पार्टिकल्स में टूट जाता है, तो उसके साथ साथ इसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ब्रेक हो जाती है और हर न्यूक्लियस के स्मॉल पार्ट की जो है पीछे बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो उसके साथ जाता है। तो इस हिसाब से जब हालात सही हो जाते हैं तो साइस्ट जो है ये बिल्कुल जो है वो टूट जाती है और मल्टी एमेबा जो है वो मिलियंस ऑफ एमेबा वहाँ से रिलीज होते हैं। तो इस विजन को हम जो है वो मल्टीपल, इसका मतलब है कि एक एमेबा से बहुत सारे एमेबा का जन्म होना और हर एक वो छोटा एमेबा आगे बढ़ के जो है बड़े एक मैच्योर एमेबा के जिस्म को जन्म लेता है और अपनी लाइफ एक इंडिपेंडेंट जैसे एमेबा बसर करता है वैसे बसर करते हैं। ये थी एमेबा की जो है फिगर, जिसमें आपको मैंने बताया। एक बार लास्ट में जो है एक फास्ट रिव्यू दे देता हूँ। ये जो सेल मेम्ब्रेन है आउटर, इसके साथ ये कलर वाला जो है ये ट्रांसपेरेंट जेल लाइक ये एक्टोप्लाज्म है। उसके बाद जो है ये इनर पोर्शन जो भी सारा ये एंडोप्लाज्म है। इस एंडोप्लाज्म के अंदर सारे वेस्ट मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, फूड मॉलिक्यूल या ऑर्गेनेल जो है वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो पानी को हैंडल करता है, जो अंदर आ रहा है बॉडी के अंदर, और वेस्ट प्रोडक्ट उन सारों को जो बॉडी से एक्सक्रिएट करता है। और कितनी चीज़ें एक्सक्रिएट हो, कितनी बॉडी के अंदर हैं, ये भी कंट्रोल करता है। तो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेल भी इसे कहा जाता है। और न्यूक्लियस जो है ये बॉडी का हेड है, बॉडी में कौन सी चीज़ें कैसे कितनी स्पीड से कहाँ हो रही हैं वो सारी इसकी कंट्रोल में है। और फूड वैक्यूल जो है, जैसे मैंने आपके कहा कि जिस्म के बाहर जो मॉलिक्यूल होते हैं फूड के, वो जब बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन को पार करके अक्रॉस
जब बॉडी के इनसाइड हो जाते हैं तब सेल मेम्ब्रेन उनको जो है वो फूड वैक्यूल की शक्ल दे देती है, और वो फूड वैक्यूल जो है वो जब तक फूड के मालिक्यूल हैं तब तक वो होते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस हिसाब से ये टेम्परेरी भी है। माइटोकॉन्ड्रियन इसमें एक पाया जाता है क्योंकि ये एक सेल है, तो वो रेस्पिरेशन का काम जो है ये कंट्रोल करता है, और बाकी ऐसे छोटे मोटे जो है बाकी भी जो ऑर्गेनेल इसमें पाए जाते हैं। और ये था आज का टॉपिक जो एमेबा और यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता था, जिसमें हमने जो एमेबा का एक एग्जांपल लेके डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएगी। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे जो यूज़फुल लेक्चर जो है उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।